नमस्कार, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं धीरेन्द्र सर फिर से आप लोगों के बीच ग्रामर सीरीज का अगला कड़ी लेकर के उपस्थित हूं। और प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर का उस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं जो कहा जाता है कि अंग्रेजी की जान है। क्योंकि जब भी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, चाहे लिखने के माध्यम से या बोलने के माध्यम से, दोनों ही स्थिति में ज्यादातर जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं वह टेंस से रिलेटेड होता है। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट यू मस्ट हैव अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस। अंग्रेजी के विद्यार्थी होने के नाते आपको एक अच्छी अवधारणा होनी चाहिए टेंस के ऊपर। क्योंकि टेंस का ज्ञान अगर आपको हो जाए ठीक से, टेंस को अगर आप बढ़िया से समझ लें, तो आगे की सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और बिना टेंस के नॉलेज के मैं आपको आगे के ग्रामेटिकल आइटम्स को नहीं बता सकता हूं। चाहे मैं वॉइस की बात करूं, चाहे मैं नरेशन की बात करूं, या किसी और सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, हर जगह टाइम एंड टेंस आएगा। तो पहले टेंस को आप बेहतरीन तरीके से समझें। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने टेंस बहुत बार सीखा होगा। चलिए, अब मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं तो मैं आपको टेंस कैसे सिखाता हूं। क्योंकि टेंस सिखाने के पहले, मैंने जैसे पहले कहा था कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो टेंस से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि एक स्टूडेंट जिसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है वो टेंस से सीखना शुरू कर सकता है। लेकिन जिस स्टेज पर अभी मैं और आप खड़ा हूं, यानी जहां तक मैं आपको लेकर के आया हूं, अब उस जगह से हम चाहें तो टेंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और चलिए हम बेहतर तरीके से अब टेंस को जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स, 9 के स्टूडेंट्स, 10 के स्टूडेंट्स, 11, 12 जो भी स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हो, आप ध्यान रखिए आपके सारे ग्रामेटिकल आइटम्स टेंस पर निर्भर करेगा। तो पहले आप टेंस को बढ़िया से सीखें। अभी झारखंड बोर्ड के एक बच्ची ने एक कमेंट किया था कि सर आप पढ़ा रहे हैं और व्हाट्सएप के द्वारा आप नोट्स भी दे रहे हैं, तो क्या आप हमें इस तरह से ना बताएं, क्या आप मुझे इस तरह से नहीं बता सकते हैं कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन अपने से कर लें? तो प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य ही वही है कि आपकी राइटिंग सेक्शन को मैं मजबूत कर दूं ताकि आप खुद से क्वेश्चन आंसर कर पाओ। लेकिन वहां तक ले जाने के लिए या उस चीज को कराने के पहले मैं आपको जब तक टाइम एंड टेंस के बारे में थोड़ा नहीं बता दूंगा, क्योंकि उस वक्त जब मैं आपको समझाऊंगा या पढ़ाऊंगा कि हाउ टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल, हाउ टू राइट योर आंसर योर सेल्फ, आप अंग्रेजी को खुद से कैसे लिखेंगे, उस समय बताते वक्त मैं जब टेंस की चर्चा करूंगा और मैं अगर नहीं बताया हुआ रहूंगा तो मुझे अच्छा नहीं होगा, अच्छा फील नहीं होगा। क्योंकि मेरा एक मानना होता है, बच्चों ध्यान रहे, आप क्या जानते हैं डजंट मैटर फॉर मी। मैं हमेशा से यह मानता हूं जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं कि आप कुछ नहीं जानते हैं और मैं आपको सब कुछ सिखाने का प्रयास करता हूं। तो हम आपको जहां से लेकर के चले हैं
वहां से जब आगे चल करके हम लोग क्वेश्चन आंसर पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखोगे कितना मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, टेंस की अगर मैं बात करूं, टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब समय। इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है टाइम, समय। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से यह मानता हूं कि पहले आप बनाने के लिए वाक्य को जब सीखने लगेगा तो बाकी सारे चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। पहले फर्स्ट इंप्रूव योर इंग्लिश। तो टेंस मतलब काल, ऐसे कहा जाता है बीते हुए समय को काल कहा जाता है, यानी टाइम। यानी काल का जब हम स्टडी करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं समय की बात करते हैं। लेकिन मैं बता दूं इस जगह कि समय और काल सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो आप पहले जानिए कि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम एक यूनिवर्सल टर्म है। टर्म ने पद, यानी टेंस का अध्ययन हम लोग ग्रामर में करेंगे, व्याकरण में करेंगे, लेकिन टाइम केवल व्याकरण से लिमिटेड नहीं है। टाइम का अध्ययन तो हम लोग हर जगह करते हैं। मैथ में भी टाइम होता है, समय, गति, चाल। आपका मोशन, फिजिक्स में भी हर जगह टाइम है, लेकिन टेंस केवल ग्रामर में है। क्योंकि ग्रामर का मतलब मैंने बताया था, ग्रामर किसे कहा जाता है? जो शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता हो। यानी ग्रामर हमारी भाषा को प्यूरिफाई करता है। दूसरी बड़ी बात है कि टेंस वर्ब पर डिपेंड करता है, क्रिया, जबकि टाइम को क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मैं दूध पीता हूं, और आप जानते हो कि टेंस, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि टेंस 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार टाइम भी 3 होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। लेकिन मैं दूध पीता हूं, अगर टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट टेंस होगा, क्योंकि हूं है, हूं को प्रेजेंट जानो। और अगर टाइम की बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये टाइम भी तो प्रेजेंट ही है, लेकिन नहीं, यही डिफरेंस है। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टाइम में डिफरेंस यह है कि मैं दूध पीता हूं, इससे प्रेजेंट टेंस का बोध होता है। लेकिन अगर मैं दूध पीता हूं, अगर टाइम की बात करूं तो इस वाक्य से प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों समय का बोध होता है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूरज पूरब में उगता है, टेंस तो प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन क्या इससे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है? अगर प्रेजेंट टाइम का बोध होता है तो क्या सूरज कल पश्चिम में उगा था क्या? यानी सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल वाक्य है। प्रेजेंट में भी पूरब में ही उगा, पास्ट में भी पूरब में ही उगा था, और कल आने वाला फ्यूचर में भी पूरब में ही उगेगा। इसका मतलब सूरज पूरब में उगता है से प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों का बोध होता है। उसी प्रकार मैं दूध पीता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि केवल आज ही पीऊंगा। पीता हूं मतलब कल भी पिया था, आज भी पी रहा हूं और आने वाले समय में भी मैं पीऊंगा। तो अगर कोई आपको टाइम और टेंस के डिफरेंस की बात करें तो आप एक एग्जांपल से समझाएंगे कि टेंस को वर्ब से लेना देना है, टाइम को वर्ब से लेना देना नहीं। चलिए इसको अब छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अब हमने वर्ब की बात किया तो पहले आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि वर्ब 2 प्रकार का होता है,
मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की संख्या मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 होता है, लेकिन जो मेन वर्ब होते हैं उसका फॉर्म होता है। और आप जानते हो कि हर वर्ब के 5 रूप होते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब क्रिया के रूप। और आप जानते हो कि V1, V2, V3, V4, V5 है ना। सब लोग जानते हैं कि V1, V2, V3, V4, V5 5 रूप होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि पांचों रूप होता क्या है। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो आप जान लें, और अब आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। V1 प्रेजेंट टेंस इन प्लूरल नंबर, यानी अंग्रेजी में जितने भी वर्ब 1 हैं वो सारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं और वो प्लूरल होता है। इसको ध्यान रखिएगा। गो, जाना का अंग्रेजी गो, ये V1 है। इससे क्या पता चला कि दुनिया के सारे वर्ब प्लूरल हैं। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। दुनिया के सारे वर्ब अगर V1 है तो प्लूरल है। इधर क्लियर आ गया। इसकी चर्चा मैं करने वाला हूं, ध्यान रहे। V2 यानी वर्ब 2 जो होता है पास्ट टेंस इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, यानी वेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे आप जानते हो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो गो का प्रयोग आप केवल प्लूरल के रूप में करेंगे प्रेजेंट टेंस में। वेंट का प्रयोग आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में करेंगे। V3 पास्ट पार्टिसिपल, इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। V3 कैसे बनता है? जनरली वर्ब में ed, en या t लगा दिया जाए तो V3 बनता है। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रहे बच्चों, गोइंग यानी वर्ब में किसी भी वर्ब में अगर ing लगा दिया जाए तो जनरली हम मानेंगे वो V4 होता है। V5 प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर नंबर। V1 और V5 को अगर आप समझ गए, समझिए अंग्रेजी में आप बहुत बड़ा चीज समझना क्या है कि V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है। और आप जानते हो कोई भी वर्ब को V5 कैसे बनाया जाता है? यदि उसमें s या es लगा दिया जाए। क्लियर है बच्चों? यानी कोई भी वर्ब में s या es लगा दिया जाए V5 बन जाएगा। किसी भी वर्ब में ing लगा दिया जाए V4 बन जाएगा। लेकिन V2 और V3 का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। इसका मतलब अंग्रेजी में विद्यार्थियों को टेंस को जानने के लिए पहले आप V1, V2 और V3 वर्ब के V1, V2, V3 को आप याद करें। गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटेन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, सन वगैरह वगैरह बहुत सारे जनरल जो वर्ब हैं जो बोलचाल की भाषा में साधारण यूज होता है, जब तक उसके आप V1, V2, V3 को नहीं याद करोगे आप टेंस को नहीं समझ पाओगे। बट थोड़ा मैं और आसान करूं, अगर आप वर्ब को समझने का प्रयास करो तो कहा जाता है वर्ब 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसके तीनों रूप 3 प्रकार के होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये तीनों 3 प्रकार हो गए। राइट, रोट, रिटेन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग, यानी ये सारे जो वर्ब हैं जिनका तीनों रूप अलग अलग हो उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं और उसको याद करने की बड़ी आवश्यकता है। वीक वर्ब उसे कहा जाता है जिसका 2 रूप समान हो, जैसे ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, प्ले, प्लेड, प्लेड, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं। ज्यादातर वर्ब तो वैसे हैं जिसका 2 रूप एक समान होता है। तो वीक वर्ब हो गया।
फिर आप कुछ वर्ब ऐसे भी देखोगे जिसका तीनों रूप एक जैसा होता है, पुट पुट पुट, कट कट कट, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं बच्चों, यहां ध्यान से सुनना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहावत क्या लोगों ने बनाया है कि अगर किसी वर्ब का आप V2 और V3 नहीं जान रहे हो तो जनरली आप उसमें ईडी लगा दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी वर्ब हैं ज्यादातर वर्ब का V2 और V3 ईडी लग करके ही बनता है। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, रिस्पेक्ट रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड, डिमांड डिमांडेड डिमांडेड, इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड, बहुत सारे वर्ब। तो एक तरीका आप याद रखो। तो पहले मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि टेंस वर्ब पर निर्भर करता है, तो पहले आपने वर्ब को जाना। अब जब टेंस की बात करते हैं तो आप जानते हो कि टेंस के 3 भेद होते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर है? अब ये भी आप जानते हो कि है, हु, हो, था, थे, थी, गागेगी। आज मैंने आपको कहावत में लिख दिया है कि है, हु, हो को प्रेजेंट जानो, था, थे, थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, तब बच्चों तुम टेंस पर जानो। ध्यान रहे, अब हम लोग टेंस सीख रहे हैं, तो इस कहावत को एकदम बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। अब आप ये भी जानते हैं कि टेंस के 3 भेद होते हैं, पहले से जान रहे हैं। लेकिन बच्चों आप ये जानो कि प्रत्येक टेंस जो होता है उसका 4 भेद होता है। कौन कौन? पहला, सिंपल या इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। आगे इसकी चर्चा करें। दूसरा, आप कंटिन्यूअस के हैं, इम्परफेक्ट के हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इम्परफेक्ट को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा, परफेक्ट टेंस। चौथा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रत्येक टेंस के अगर 4 भेद होते हैं, इसका मतलब हमें टोटल 12 टेंस सीखना है। 4 या 12, बिल्कुल क्लियर। तो यहां तक आप लोगों ने बच्चों समझ लिया होगा टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस को पहचानने का नियम, फॉर्म ऑफ द वर्ब समझ में आ गया, और आप ये भी जान गए कि प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, यानी टोटल हमें 12 टेंस सीखना है। क्लियर है? चलिए अब हम आपको सिखाने की ओर ले चलते हैं। और पहला, जैसा कि सिंपल आएगा तो प्रेजेंट की बात करेंगे, तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बच्चों पहली बार आप स्क्रीनशॉट सारा ले लीजिए, फिर मैं आपको मिटा दूंगा। ले लिए होंगे, जल्दी करेंगे आप लोग। थैंक यू। प्यारे बच्चों अब ध्यान दोगे, हम लोग आज टेंस को फर्स्ट डे सीखने जा रहे हैं, और पहला हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्यारे बच्चों, पढ़ाते हुए मैं बड़ा सेंसिटिव हो रहा हूं थोड़ा सा, कि बिल्कुल आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। यहां से जो आपकी लर्निंग होगी वो बड़ी मायने रखेगा। तो प्यारे बच्चों, जब टेंस सीखने की बात करते हो तो याद रखना, टेंस में जनरली हम 2 चीजों को याद रखते हैं। पहला, पहचानने का, कि कोई भी वाक्य को देख लेने के बाद आपको यह पहचान लेना होगा कि यह किस टेंस का है। क्योंकि अगर आप सही ढंग से पहचान नहीं पाओगे तो उसमें आप रूल्स उसका लागू नहीं कर पाओगे। और दूसरा है बनाने का नियम। एक पहचानने का नियम, दूसरा बनाने का नियम। क्लियर है? टेंस में आपको 2 चीजें रखनी है। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस
यानी इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दो प्रकार से आप समझोगे। सिंपल मैंने साधारण प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो एक्चुअली हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो जनरली हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। उस वक्त में पहचानने की नियम को याद रखना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन साथ साथ हमें उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? तो पहले तो जिसके भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है रहेगा। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता है, ते है, ती है लगा रहेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। जैसे राम आम खाता है, वर्ब के अंत में ता है, लेकिन फिर इंडेफिनिट अनिश्चित, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जितने भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों में क्रिया के निश्चितता का बोध नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि टेंस टाइम से रिलेटेड है। तो समय कब हो रहा है, क्रिया कब होगा, इससे यह पता नहीं चलता। जैसे राम आम खाता है, अब खा रहा है कि खा चुका है कि खाएगा, यह समय का बोध यहां पता नहीं चलता, यानी टाइम अनिश्चित है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको याद रखना है जिसके अंत में ता है, ते है, ती है। क्लियर? अब ये आपका फॉर्मूला हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी आपको जो मैंने बताया था, अब मैं इसको मिटा सकता हूं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिया वाले वाक्य में 4 पद का होना तय है। 4 पद का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसकी अगर बनावट अगर आप देखोगे तो यह है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी 3 है। ध्यान से देना बच्चों कि कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब आप बनाने जा रहे हो तो उसका जो एफर्मेटिव वाक्य होगा उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन एफर्मेटिव वाक्य को छोड़कर बाकी सारे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डू, डज। तो सबसे पहले आप V1 और V5 को समझें। अभी जस्ट मैंने बताया था V1 प्लुरल है, V5 सिंगुलर है। गो प्लुरल, डू प्लुरल, गो सिंगुलर, डज। V1 प्लुरल है, दुनिया में अभी जस्ट मैंने बताया था सारे वर्ब प्लुरल होते हैं, और V5 सिंगुलर है, अभी हम लोगों ने फॉर्म ऑफ द वर्ब में देखा। तो बड़ी आप सिंपल समझ गए होंगे कि V1 का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन आई, अब ध्यान दीजिए, आई मने मैं मने अकेला, और अगर आप समझोगे कि यहां हम V5 दे दें तो गलत, आई के साथ V1 होगा। कहिएगा सर ऐसा क्यों? तो इसको आप अपवाद मान लीजिए। आई सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ गो लगेगा, गोज नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? यू, आप इसको कॉपी में जरूर नोट कर लोगे बच्चों।
क्योंकि V1 और V5 आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। आप बिल्कुल यहां क्लियर हो लें कि सब्जेक्ट चाहे आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल हो जिससे एक से अधिक का बोध हो, तो उसके अफर्मेटिव वाक्य में V1 लगाएंगे, और जब हम नेगेटिव या अन्य वाक्य को बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लगाएंगे। ही, सी, इट, राम, V5, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डस। अब राम आम खाता है। पहले बच्चों आपको पता है, अब इसका तो आप 6 हिंदी बना लोगे। राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, राम आम क्यों खाता है, राम आम क्यों नहीं खाता है, ये तो आप बना लोगे। और अब ध्यान देना सीरियसली, मैंने क्या कहा था, किसी भी वाक्य के लास्ट में वर्ब होगा, बिल्कुल क्लियर। और जो उस क्रिया को करेगा उसी को कर्ता कहते हैं, यानी राम। ये भी आप अभी फिलहाल मान के चलो, हर वाक्य के फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब होता है। अभी फिलहाल मान के चलो, आगे और मैं क्लियर करूंगा इसको, और जो बच जाए सो हो गया। अब यहां सूत्र पर आप ध्यान दोगे तो आप क्या बनाओगे, राम। अब V1 या V5, तो आपके मन में आएगा कि राम से एक व्यक्ति का बोध होता है, यानी इसमें सिंगुलर लगेगा, यानी इसमें एस या ईएस वाला लगेगा। वर्ब 5 के बारे में क्या बताया थे, वर्ब प्लस एस या ईएस, याद है ना। तो खाना का अंग्रेजी ईट, तो क्या बन जाएगा, इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। क्लियर है। अब इसका हम नेगेटिव क्या बनाएंगे। अब ध्यान रहे बच्चों, एक ट्रिक यहां पर ध्यान दें। अब हेल्पिंग अफर्मेटिव को छोड़ करके बाकी वाक्यों में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाओगे डू या डज। तो एक ट्रिक याद रखना है कि जिस वर्ब में एस नहीं लगा रहे उसमें हेल्पिंग वर्ब भी जो लगेगा वो बिना एस वाला होगा। जैसे अगर गो रहे तो हेल्पिंग वर्ब भी बिना एस वाला डू होगा, लेकिन जिसमें एस वर्ब में लग जाए उसका हेल्पिंग वर्ब भी एस वाला होगा, यानी यहां हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डज नॉट। लेकिन ध्यान देना है, आप V5 आप देखोगे केवल एक वाक्य में है एफर्मेटिव, बाकी आप कहीं भी V5 नहीं देख रहे हो। इसका मतलब प्यारे बच्चों याद रखोगे कि V5 का प्रयोग केवल एफर्मेटिव वाक्य में होगा। अगर वाक्य में डू और डज लग गया इसका मतलब सब जगह V1 होगा, यानी ये जो आपका इट्स था वो बन गया इट, क्योंकि एस का जो पावर था वो यहां लग गया, तो बन गया राम डज नॉट ईट अ मैंगो। अब आराम से आप बना लोगे। आपको पता है कि कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको आप आगे कर देते हो। डज राम ईट अ मैंगो, डज राम नॉट ईट अ मैंगो, व्हाई डज राम ईट अ मैंगो, व्हाई डज राम नॉट ईट अ मैंगो। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि V1 का प्रयोग कहां करना है। बच्चों फिर से मैं बता दूं, V1 और V5 और डू और डज, अगर ये 4 चीजों के प्रयोग को अगर आप बढ़िया से समझ लिए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों देखो समझना कितना आसान है,
फिर से मैं आपको बता दूं, दुनिया के सारे वर्ब अपने आप में प्लुरल है, तो उसमें एस या एस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, है ना। तो V1 का प्रयोग आप प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करोगे और V5 के प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करोगे। यानी V1 का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ और V5 का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और अगर ये दो चीज अगर आप कर लिए तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस आप समझ लेंगे। लेकिन एक बड़ी बात याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, लेकिन अफर्मेटिव वाक्य को छोड़कर बाकी सारे वाक्यों में डू और डस हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। क्लियर है। अब आप देखोगे जैसे बच्चे, जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के का अंग्रेजी बॉयज, बॉयज हो गया प्लुरल, वर्ब है खेलना तो हम दे देंगे यहां सिंगुलर, बॉयज प्ले क्रिकेट। अब इसका आप 6 बना सकते हैं। तो मुझे लगता है फिलहाल आप इतना ही समझें कि एक वाक्य को 6 कैसे बनाया जाता है। फिलहाल याद रखिएगा, अब अभी 18 नहीं, अभी केवल 6, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में भी मैंने इसका बताया नहीं, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी आपका टास्क है एक का आप 6 बनाएं। क्लियर है। तो मैं 6 कुछ वाक्य 5 वाक्य दे देता हूं, आप उसको बनाना सीखें। ध्यान रहे अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा नहीं है, अगला वीडियो में और मैं बढ़िया से बताऊंगा, क्योंकि याद रहे बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस जो समझ लिया बढ़िया से, अगर आप V1 V5 डू और डज का प्रयोग बढ़िया से करने लगे, समझिए आपकी सिखावट, आपकी लर्निंग बड़ी शानदार स्टार्ट हो गई है, आगे बेहतर होगा। चलिए, तो राम बाजार जाता है, बच्चे दूध पीते हैं, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, सीता हिंदी बोलती है। प्यारे बच्चों, आप लोग के पास कोई ना कोई ग्रामर की किताब होगी, उसमें आप वर्ब को देखोगे, हो सकता है आगे हम आपको वर्ब का भी नोट्स दिखा दूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए फिलहाल आप 4 का 6 बनाएंगे, यानी 6 गुना 4 अगर होगा तो आप 24 वाक्य बना लेंगे। ध्यान से वीडियो को वॉच करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि आप समझ रहे हो या नहीं। और प्लीज लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।